हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओके तैयारी में। मैं राहुल गंगवार टीजीटी की तैयारी के लिए आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं सरल रेखीय गति और दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर एकदम सरल तरीके से समझेंगे, जो कभी भूले ही ना हम। किसी कोई भी पूछेगा तो ऐसे बता देंगे, कहेगा कि हाँ तुमने साइंस पढ़ी है अच्छे से। तो हम बात करने वाले हैं सरल रेखीय गति की। पहले सरल रेखीय गति पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि विस्थापन क्या, वो विराम क्या है। जैसे कोई तुमसे कहे विराम क्या है, तो तुम सीधा बोलोगे कि कोई वस्तु रुकी हुई है या कोई चीज रुकी हुई है, वो विराम है, वो विराम अवस्था में है। तो साइंस की लैंग्वेज में कैसे बताएंगे हम कि विराम में है वो। तो हम कहेंगे उससे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र के आगे पढ़ेंगे। निर्देश तंत्र समझते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र, मान लिया ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो कोई वस्तु एक्स एक्सिस पर है, मान लिया कोई वस्तु जो है वो एक्स एक्सिस पर है, यहां पर है वस्तु। तो एक्स एक्सिस पर वस्तु होने पर वह यहीं पर है, वो ना इधर बढ़ रही है ना इधर बढ़ रही है। तो क्या होगा, वह ब्राह्मावस्था में होगी। अब कहे कि गति क्या है, गति कैसे बताएंगे कि कोई वस्तु क्या है, गति है कैसे, गति को समझाएंगे कैसे साइंस की लैंग्वेज में। तो गति हम समझाएंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो वस्तु गतिशील अथवा गति अवस्था में कहलाती है। हमारा टाइम तो है हमेशा बढ़ता रहता है। अगर टाइम के सापेक्ष, अगर जो है टाइम के सापेक्ष कोई वस्तु वहीं रहती है, कोई वस्तु वहीं रहती है, यहीं रहेगी वस्तु कोई, तो वो ब्रह्मावस्था में है। और अगर वह बढ़कर आगे पहुंच जाती है, ठीक है, समय के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाएगी, गति अवस्था में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गति अवस्था में कहलाएगी। तो विराम और गति को समझ गए कि मतलब अगर समय के सापेक्ष वो रुकी हुई है वस्तु, तो वह विराम अवस्था में। अगर समय के सापेक्ष वह आगे बढ़ रही है, तो वह क्या होगी, गति कहलाएगी हमारी, एक गतिशील अवस्था में कहलाएगी। हमारे निर्देश तंत्र, जो बीच में निर्देश तंत्र वर्ड आ रहा है, निर्देश तंत्र को कैसे समझते हैं? तो किसी वस्तु की गति भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। हमारा निर्देश तंत्र, मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक्स एक्सिस पर चल रही है और एक वस्तु वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पर, तो ये वस्तु, और या तो कोई वस्तु वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों पर घूमकर पहुंच रही है, या फिर तीनों पर गति कर रही है। तो अब इनको ही समझेंगे हम, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति क्या है। जैसे हम बात करें कि ये है, ठीक है, अगर जो एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस पर एक ही एक्सिस पर गति कर रही है वह, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक विमीय गति कहलाएगी, वन डी मोशन। ठीक है, और अगर मान लिया एक्स और वाई दोनों पर गति कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, टू डी मोशन कहलाएगी। और मान लिया ये तीनों पर गति कर रही है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो क्या कहलाएगा, ये थ्री डी मोशन कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार जो हमने देखा है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो गति के प्रकार होते ही हैं कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, तो एक विमीय गति किसे कहते हैं हम? एक विमीय गति कहते हैं सरल रेखा में वस्तु की गति एक विमीय कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। मान लिया एक सरल रेखा ये है, ठीक है, ये सरल रेखा है, इस पर कोई वस्तु है ये, ठीक है, और ये सीधा इस सरल रेखा के रूप अनुरूप गति कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। जब किसी वस्तु की स्थिति का सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, तो वस्तु एक विमीय के रूप में गतिमान कहलाती है। जैसा मैंने बताया कि मतलब इस निर्देशांक में वह एक ही के रूप में गति करेगी, या तो इसके, या तो इसके, या तो इसके, एक्स के, या तो वाई के, या जेड के।
तो वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। इसका उदाहरण की बात करें कि उदाहरण हमें पता कैसे लगे एक विमीय गति कौन कौन सी होती है, तो उदाहरण की बात करें कि उदाहरण होता है कि रेल की पटरी पर चलती रेलगाड़ी, रेल की पटरी सीधी होती है ऐसे करके, इस पर सीधी ही तो चलेगी ट्रेन, सीधी चलेगी, मतलब एक एक्सिस में जा रही है वह ट्रेन, तो क्या कहलाएगा, ये उसका उदाहरण हो गया एक विमीय गति का। एक चींटी का रस्सी पर चलना, एक रस्सी है उस पर चींटी ऐसे करके जा रही है, तो क्या कहलाएगा, ये एक विमीय गति कहलाएगी। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति, अगर ऊपर कोई वस्तु फेंकी गई है तो उसकी गति जो कहलाएगी वो भी कहलाएगी तुम्हारी एक विमीय गति कहलाएगी। बात करते हैं द्विविमीय गति की। द्विविमीय गति क्या होती है, तो समतल में वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे मैंने माना कि ये जो है ये समतल है, ठीक है, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, तो इसमें जो गति करेगी वस्तु, ठीक है, इस एक्स और वाई दोनों के अनुरूप जो गति करेगी वो हमारी कहलाएगी द्विविमीय गति, ठीक है। अगर इसे सही से समझें तो यदि किसी तीन निर्देशांकों में से कोई भी एक निर्देशांक स्थिर रहे, मतलब जो है बात करा हमने कि तीन निर्देशांक थे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई वर्क करे जेड स्थिर रहे, या वाई जेड वर्क करे एक्स स्थिर रहे, मतलब तीन में से एक स्थिर रहेगा तो वर्क करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी द्विविमीय गति कहलाएगी। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है कि वृत्तीय मार्ग पर कार की गति, जैसे कोई कार ऐसे चल रही है और अचानक ऐसे कर मोड़ आता है, तो ये इसकी गति क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी तुम्हारी द्विविमीय गति। और प्रक्षेप मोशन, प्रक्षेप जो गति होती है वो होती है इस तरीके से, ऐसे करके हम कोई जैसे भाला फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, तो वो घूम कर जाता है, नीचे गिरता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। अब बात करते हैं हम त्रिविमीय गति की। हम बात करते हैं त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति कौन सी होती है, कि वस्तु की आकाश में गति त्रिविमीय गति कहलाती है। कोई वस्तु जब आकाश में गति करती है तो वो त्रिविमीय गति कहलाती है। बात करें यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो तो कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अगर हमारे जो निर्देशांक हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ये तीनों निर्देशांक चेंज होंगे तो हमारी गति क्या कहलाएगी, 3D मोशन या फिर त्रिविमीय गति कहलाएगी। उदाहरण है उड़ती हुई पतंग की गति। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वह पतंग इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो वो कौन सी मोशन कहलाएगी, हमारी कहलाएगी 3D मोशन। और अगर बात करें जैसे उड़ता हुआ पक्षी कह लें हम, जो पक्षी उड़ता है, पक्षी कह उड़ेगा तो वो जो है किधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसकी वो मोशन क्या होती है, 3D मोशन होती है वो। पक्षी किधर भी जाएगा, मैंने बताया कि किधर भी जा सकता है पक्षी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है, तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, 3D मोशन होगी। जो उड़ते हुए वायुयान की गति होती है वो भी क्या होती है, हमारी 3D मोशन होती है। अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन को हम एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो हम पहले दूरी और विस्थापन का एक एक लाइन पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय में हम जो पथ, चाहे पथ किधर से भी गया हो, पूरा पथ काउंट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, इसको मीटर में मापते हैं, सीजीएस प्रति में सेंटीमीटर में मापते हैं। दूरी सदैव बढ़ेगी, ये ना घट सकती है ना जीरो हो सकती है। और जो हम गाड़ी में मीटर लगा होता है, अपनी बाइक में मीटर लगा होता है, उसे ऑडोमीटर कहते हैं, जिससे दूरी मापती है। हम विस्थापन की बात करते हैं तो किसी निर्देश तंत्र में निर्देश बिंदु के सापेक्ष कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं।
अब हम सिर्फ यहाँ पर अंतिम स्थिति लेंगे और जहां जाना है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को लेंगे। जहां से जाना है, जहां से चलते हैं और जहां जाना है, उस स्थिति के अंतर को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यह क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ये एक सदिश राशि होती है और ये निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और इसके मात्रक दूरी जैसे होते हैं मीटर और सेंटीमीटर। अब हम इसके अंतर को बात करते हैं, एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि अंतर को कैसे समझेंगे हम। इसको अंतर को समझते हैं कि मैंने मान लिया कि एक ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, और एक ये मुझे पहुंचने वाला पॉइंट है, ठीक है। यहां मुझे पार्टी के लिए जाना है, ठीक है, और ये मेरे क्या है? दोस्तों के घर हैं। एक ये दोस्त का घर है, एक ये दोस्त का घर है, ये एक दोस्त का घर है, ठीक है। तो मैंने मैंने सोचा मुझे पार्टी के लिए जाना है, तो मैं अकेले जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा पार्टी में। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पहले दोस्त के घर गया मैं। सबसे पहले मैं रमन दोस्त के घर पे गया अपने। मैंने कहा यार चलो यार पार्टी के लिए चलते हैं। तो ये मेरी दूरी क्या होगी? L1 होगी दूरी। फिर मैं गया अपनी राशि दोस्त के पास। फिर मैं उसके ये मेरी दूरी क्या हो गई? L2 हो गई, ठीक है। राशि बोली चलो मैं अपनी कजिन को साथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो गई? L3 हो गई। फिर हम जो पहुंचे हैं चारों लोग, ठीक है, पार्टी के लिए, तो ये हमारी L4 हो गई। अब हम जब दूरी काउंट करेंगे तो ये L1 प्लस L2 प्लस L3 और प्लस L4, ठीक है। ये जो हमने पूरा पाथ तय किया कि मैं पहले रमन, फिर राशि, फिर उसकी कजिन के पास गए, फिर हम पार्टी गए, ये जो पूरा पाथ हमने तय किया, ये हमारा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। मतलब सारी दूरी को का जो पाथ, सारा पाथ का जो योग होता है वो हमारी दूरी कहलाती है। अब हमारा विस्थापन क्या है कि मैंने समझा यार किसी को साथ क्यों ले जाऊंगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अकेले बाइक उठाई और सीधे पार्टी करने अकेले पहुंच गया मैं, ठीक है। अकेले पहुंच गया मैं पार्टी करने। तो मेरा ये प्रारंभिक बिंदु है और ये क्या है? अंतिम बिंदु है। ये प्रारंभिक बिंदु से चला और अंतिम बिंदु पहुंच गया, मतलब ये क्या हो गई? हमारी सबसे न्यूनतम दूरी हो गई। ये क्या हुई? हमारी न्यूनतम दूरी हो गई। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम टोटल पाथ तय करते हैं, जैसे घूम फिर के कहीं पहुंचेंगे, तो जो अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारी दूरी कहलाएगी। और सीधा जो न्यूनतम पाथ होगा हमारा, जो न्यूनतम दूरी होगी हमारी, वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक ही पहुंचना है हमें और कहीं नहीं जाना है, ठीक है, सीधा जाना है। तो प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम 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 बिंदु जो होता है उसका जो घटा देते हैं तो हमारा विस्थापन निकल आता है। समझ में आ गया दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। नोट देखते हैं तो नोट में है कि वृत्ताकार पथ के लिए यदि कोई वस्तु स्थिति ए से गतिशील होकर पुनः ए पर आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया है कि हमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को घटाना होता है, ठीक है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को घटा देंगे, विस्थापन मिल जाएगा हम। और हम जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कि हम ए से आए, ए से गए और ए पर ही पहुंच गए, तो हमने तो कुछ चला ही नहीं, जहां से चले वहीं आ गए। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जहां से अगर शुरू होते हैं वहीं पहुंचते हैं तो हमारा जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। जबकि जो दूरी होती तो वो हमारी अगर सर्कुलर मोशन है तो वो 2πr हो जाती। तो हमारी दूरी क्या हो जाती? 2πr हो जाती, क्योंकि जो सर्किल का जो परिधि होती है वो 2πr होती है। समझ गए बात को? क्या है, जो नियरेस्ट होता है, जो हमारी नियरेस्ट पाथ होता है या नियरेस्ट दूरी कह लें, लंबाई कह लें, तो हमारी वो विस्थापन कहलाता है। अगला है कि गतिशील कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती है, जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे? अब इसको कैसे समझेंगे हम कि जैसे मैंने ये ऐसे एक बनाया, ये रोड है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है।
यहाँ से मैंने अपनी बाइक ली और चला आगे को गया, यहाँ रुका, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर आगे चला, ये सी पॉइंट है। यहाँ मेरा क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप क्या है, यहाँ पर है। तो मैं इधर पैदल चल के आया, फिर यहाँ से पेट्रोल लिया मैंने और फिर मैं यहाँ पेट्रोल डाला। फिर मैं कहाँ गया, डी पर गया, ठीक है। तो जो मेरा जो लंबाई, मेरी जो दूरी होगी वो कैसे काउंट होगी, जो दूरी होगी वो तो मैं पहले ए से बी, बी से सी और सी से जो इस पेट्रोल पंप तक पैदल चल के आया हूँ वो भी काउंट होगा, और पैदल चल के फिर मैं अपने पॉइंट पे गया हूँ वो भी काउंट होगा, फिर डी पर पहुंचा हूँ। तो ये टोटल हमारा क्या होगा, ये हमारी दूरी होगी। और विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन होगा हमारा जो यहाँ ए से चला और डायरेक्ट डी पर पहुंच गया, सिर्फ वही काउंट करूंगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ही काउंट करूंगा मैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, डी माइनस ए वाला। दूरी कभी नेगेटिव में जाएगी नहीं समय के साथ। मतलब हम चले, कुछ तो चलेंगे ना तभी तो दूरी कहलाएगी, कुछ तो चलेंगे तभी दूरी कहलाएगी। विस्थापन हमारा नेगेटिव हो सकता है कि मान लिया मैंने जैसे यहाँ से चला और यहाँ आ गया, तो मैंने पहले तो इतना चल लिया पॉजिटिव में, फिर इतना चल लिया नेगेटिव में मैंने, तो ये दोनों आपस में कट गए, जीरो हो गया। मतलब विस्थापन नेगेटिव शून्य पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूरी सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव दें।